नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 29 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अब हमने नेम न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन सेवा भी प्रारंभ की है जिसके तहत आप अपने नाम को न्यूमरोलॉजी के अनुसार कॉम्पेटेबल बना सकते हैं, जैसा कि सेलिब्रिटीज करते हैं सफलता पाने के लिए। तो उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं और व्हाट्सएप के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। चलिए सीधे इस विश्लेषण के ऊपर आते हैं और आप सबों के समक्ष इनके मैं प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने बताया पहले कि 18 जनवरी 2020 को मेरा विवाह हो चुका है, मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आगे, और ब्यूटी लाइन में मैंने कोर्स किया हुआ है, काम भी किया है, ग्रेजुएट हूं और विवाह के समय मैंने जॉब को छोड़ दिया, क्या मैं उसी लाइन में काम करूं या फिर कोई अन्य कार्य करूं, मेरा फाइनेंस कैसा रहेगा आने वाले समय में, घर लेने के योग कैसे हैं, संतान सुख कैसा है, संतान योग कब है, ससुराल पक्ष से कोई परेशानी तो नहीं है। साथ ही साथ कहती हैं कि आने वाले समय में बाहर जाने का प्लान है। मुझे लगता है बाहर जाने का प्लान शायद इनका मतलब है कि इनको फॉरेन जाना है और वहीं सेटल होना है। कैसा रहेगा बाहर जाने का योग और इसके योग कब है ये भी इन्होंने पूछा है। साथ ही साथ कहती है कि मेरा और मेरे पति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा और साढ़े साथी के बारे में जानना चाहती है और बेस्ट पीरियड कब आएगा। तो ये कुछ प्रश्न हैं इनके। चलिए सीधे इनके लग्न कुंडली के ऊपर चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारे समक्ष है। और इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 2 नंबर से। 2 नंबर यानी कि वृषभ राशि इनके लग्न में आ रही है, यानी कि ये जो कुंडली बन जाती है ये बनती है वृषभ लग्न की। और चंद्रमा यहां पर मेष राशि में विराजमान है, तो वृषभ लग्न और मेष राशि की ये कुंडली बन जाती है। लग्न देखें 13 डिग्री का लग्न है, लग्न के पास बलाबल बहुत बढ़िया है। शुक्र इस कुंडली के लग्नेश बनते हैं और शुक्र के लग्न वाले जो लोग होते हैं वो भौतिक सुखों के पीछे थोड़ा ज्यादा आकर्षित रहते हैं। भौतिक सुख सुविधाएं इनको चाहिए होती है, सौंदर्य के पीछे थोड़ा सा ज्यादा भागते हैं। और लग्नेश शुक्र को देखें तो उठ करके 10वें भाव में यहां पर विराजमान है और लग्नेश का 10वें भाव में बैठना अपने आप में बड़ा राजयोग है। व्यक्ति अपने दम पर जो है अपना करियर बना सकता है और नेम फेम भी कमा सकता है। यहां पर शुक्र हालांकि अस्त के हैं, शुक्र अस्त के हैं, ये वीक पॉइंट बनता है। शुक्र का अस्त का होना ये बहुत बड़ा वीक पॉइंट बनता है। तो लग्नेश है शुक्र, इसको बल देना चाहिए। लग्न की तरफ हम वापस चलते हैं। गुरु और मंगल एक साथ विराजमान है। यहां पर 6 डिग्री का गुरु है, 5 डिग्री का मंगल है। गुरु और मंगल साथ में बैठ जाएं तो कहते हैं इसे कि पारिजात योग बन जाता है कुंडली में। हालांकि आपको बता दूं इस कुंडली में गुरु भी मारक ग्रह की श्रेणी में आएंगे और मंगल भी मारक ग्रह की श्रेणी में आएंगे। तो यहां पर पारिजात योग का बहुत जबरदस्त लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ लग्न में ये योग बना हुआ है तो ये आपको नीडर बनाएगा और कहीं ना कहीं बड़े डिसीजन लेने में आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। इंडिपेंडेंट बना सकता है, शुक्र को बलवान करिए, इंडिपेंडेंट बनाएगा ये योग, पारिजात योग, और आपको लाभ भी देगा। समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आप कमा सकती हैं, उसका लाभ ले सकती हैं। चलिए मंगल के ऊपर चलते हैं। 5 डिग्री का मंगल है, लग्न में विराजमान है, मांगलिक है यहाँ आप और काफी हद तक मांगलिक है। तो निश्चित रूप से यहां पर गुरु के साथ बैठने की वजह से मांगलिक दोष काफी हद तक भंग माना जाएगा आपका, लेकिन मांगलिक हैं आप। 5 डिग्री का मंगल है, यहां पर मृत अवस्था का ये मंगल है, बल बहुत कम हो जाता है मंगल के पास। मंगल है कौन इस कुंडली में देखा जाए तो वो सप्तमेश है और द्वादशेश है। मैंने बताया था कि मंगल मारक ग्रह है, लग्न में बैठा हुआ है, क्या लाभ क्या नुकसान। यहां पर बैठा हुआ मंगल कई बार चिड़चिड़ापन और गुस्सा दे देता है और गुरु हालांकि इनकी नेगेटिविटी को काफी हद तक कम कर देंगे, लेकिन फिर भी यहां पर बैठा हुआ जो मंगल है पेशेंस में थोड़ी कमी कर देते हैं। मंगल की दृष्टि पड़ेगी, मंगल की दृष्टि में बहुत ज्यादा बल नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताने के लिए बस समझाने के लिए बता रहा हूं ये बात। मंगल की दृष्टि पड़ेगी 4th भाव के ऊपर, मित्रवत दृष्टि है, मकान का सुख, वाहन का सुख ये दे देंगे। भूमि के कारक होते हैं तो भूमि का सुख जरूर दे देंगे। मंगल की दृष्टि 7वें भाव के ऊपर पड़ेगी, वैवाहिक जीवन में ये आपको लाभ दे देंगे। हालांकि मांगलिक दोष भी है तो निश्चित रूप से कुंडली मिलान वगैरह आपने किया ही है, इन्होंने बताया कि कुंडली मिलान करवाया है इन्होंने और मुझसे ही करवाया है और उसमें आपको फिर कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि आपने कुंडली मिलान वगैरह करके ही विवाह किया है। तो यहां पर मंगल की दृष्टि आपको विवाह में लाभ ही देगी और यहां पर विवाह टूटे नहीं इसके लिए मंगल पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि अपने ही घर को ये मंगल देख रहे हैं। हाँ
थोड़ी बहुत अनबन की स्थिति, क्योंकि मंगल जो है अग्नि कारक ग्रह है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अनबन ये दे सकते हैं। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, चोट चपेट का योग बना देते हैं, संभल करके रहिए। गुरु, यहां पर 6 डिग्री का गुरु है। गुरु भी यहां पर जो है वो मृत अवस्था के आसपास के ही माने जाएंगे, बल इनके पास भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। लग्न में बैठा हुआ है गुरु। लग्न में बैठा हुआ जो गुरु होता है वो काफी हद तक व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है, किसी ना किसी क्षेत्र की अच्छी नॉलेज दे देता है व्यक्ति को। समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति है गुरु का यहां पर बैठना। और यहां पर बैठे हुए गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, तो संतान संबंधित ये सुख दे जाएगा आपको। अब देखिए, गुरु भले ही इस कुंडली में कारक नहीं है, वो इस कुंडली में देखा जाए तो अष्टमेश है और लाभेश है, तो मारक ग्रह है, लेकिन शिक्षा संतान भाव के ये कारक है, मतलब शिक्षा संतान के कारक है, माफ करिए, शिक्षा और संतान के ये कारक ग्रह बन जाते हैं। तो शिक्षा संतान भाव को देख करके कहीं से कोई नुकसान नहीं देंगे, बल्कि शिक्षा और संतान में ये आपको लाभ करवा देंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव के ऊपर, वैवाहिक जीवन में ये आपको लाभ करवा देंगे। विवाह आपका अच्छा बना रहे, विवाह में जो प्रेम संबंध है वो अच्छा रहे, इसमें आपको ये लाभ करवा देंगे। और जो गुरु की दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर है, ये नीच की दृष्टि पड़ेगी, तो गुरु की दशा में भाग्य संबंधित, विदेश यात्रा संबंधित, हायर एजुकेशन संबंधित परेशानी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये नीच की दृष्टि पड़ रही है नवम भाव के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, केतु के ऊपर चलते हैं। केतु कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान है और यहां पर बैठा हुआ केतु सुखों में कमी लाता है, जीवन के सुखों में कमी लाता है, क्योंकि यहां पर जो केतु है वो विच्छेदात्मक ग्रह है, केतु मोक्ष कारक ग्रह है। केतु कहीं ना कहीं जो है वो सांसारिक मोह माया से दूर ले जाता है। अब बैठा हुआ है सुख के भाव में, मेटेरियलिस्टिक सुखों के भाव में ये बैठे हुए हैं, तो इस सुख में थोड़ी सी कमी कर देंगे। घर में कलह का वातावरण बना सकता है, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत ये कमी कर सकते हैं। इसके अलावा 10 डिग्री का केतु है, बलाबल बहुत है केतु के पास। सूर्य की राशि में बैठा हुआ है। सूर्य कहां है? तो सूर्य जो है वहां वो केंद्र में विराजमान है, दसम भाव में विराजमान है, तो काफी हद तक सूर्य जो है इसकी नेगेटिविटी को कम कर देंगे। सूर्य काफी हद तक केतु की नेगेटिविटी को कम कर देंगे। हालांकि सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है केतु के ऊपर, तो ये भी अच्छी बात है। काफी हद तक सूर्य जो है यहां पर केतु के द्वारा दी गई परेशानियों में कमी ला देंगे। तो यहां पर केतु कमी तो करेंगे अपनी दशांत दशा में, सुखों में कमी तो लाएंगे, लेकिन स्थिति बहुत खराब नहीं होगी। फिर भी यहां पर मैं जरूर बोलूंगा कि आपको घर में कलह की स्थिति देखने को मिल सकती है, उसका ध्यान रखेंगे। केतु के पास 50% के आसपास का बलाबल है। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम स्थान के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ेगी। कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में, अकल्ट में, तंत्र मंत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में इंटरेस्ट दिलवा देंगे। इसके अलावा देखा जाए ससुराल पक्ष से हो सकता है आपको लाभ करवा दे। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के दसम भाव के ऊपर, मित्रवत दृष्टि है। शनि की राशि को देखेंगे, करियर को लेकर के कोई बहुत बड़ी परेशानी ये आपको नहीं देने वाले। हाँ, केतु की दशा में आपको बदलाव की जो है बदलाव का मन कर सकता है कि मैं कुछ बदलाव करूं अपने करियर को लेकर के। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें घर के ऊपर, चंद्रमा को देखेगा, मन को पीड़ित करेगा, मन को थोड़ा भटका सकता है। इसके अलावा चलें आगे, शनि के ऊपर चलते हैं। अष्टम भाव में शनिदेव विराजमान है, 18 डिग्री का शनि है, बल बहुत है शनि के पास, 100% के आसपास का बलाबल है। शनि है कौन इस कुंडली में? तो शनि इस कुंडली के सबसे योग कारक ग्रह है, क्योंकि वो यहां पर भाग्येश हैं आपके, हायर एजुकेशन भाव के भी स्वामी ग्रह बनते हैं और करियर भाव के भी स्वामी ग्रह बनते हैं। जाकर के शनि बैठ गए अष्टम भाव में। देखिए, भाग्येश का और कर्मेश का जाकर के अष्टम भाव में बैठना ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं कहेंगे, बहुत अच्छी स्थिति यहां पर नहीं कहेंगे। हाँ, कुछ चीजों में शनि फायदा दे सकता है, रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में यहां पर बैठा हुआ शनि फायदा दे सकता है। कुछ ऐसे कार्य जहां पर की सीक्रेसी मेंटेन करनी हो, वहां पर ये शनि आपको लाभ दे सकता है। लेकिन यहां पर भाग्येश का अष्टम भाव में बैठना, देखिए इस भाव से 12 घर ये शनि पीछे हो गए, तो यहां पर द्विद्वादश का दोष बन जाता है भाग्य भाव से, तो भाग्य में ये थोड़ी कमी कर देंगे। तो निश्चित रूप से यहां पर भाग्य संबंधित लाभ के लिए शनि का अष्टम भाव में बैठना अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। शनि यहां पर बैठ करके इतना जरूर बोलूंगा कि आपकी आयु में वृद्धि कर देंगे, आयु संबंधित आपको कोई नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। यहां पर देखा जाए तो शनि जो है वो सम राशि में बैठा हुआ है, मतलब कि यहां पर वो गुरु को ना अपना मित्र मानते हैं ना शत्रु मानते हैं। हालांकि तात्कालिक मैत्री में नहीं है, तो कोई बहुत अच्छा रिजल्ट भी यहां पर शनि नहीं देंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शनि की तीसरी दृष्टि जाएगी अपने ही राशि के ऊपर, अपने ही भाव के ऊपर, सूर्य को देखेंगे। पिता के साथ संबंध को ध्यान में रखिए, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शनि की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ेगी। करियर में ये आपको लाभ दे जाएगा, स्टेबल करियर बनाने में ये आपकी मदद करेंगे। डिले हो सकता है करियर बनाने में, लेकिन आपको ये लाभ दे जाएगा। शनि की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, मित्रवत दृष्टि है, धन वगैरह का लाभ ये करवा देंगे। वाणी के ऊपर ध्यान रखिए। और शनि की जो दसम दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी संतान भाव के ऊपर, तो संतान विलंब से होगी, संतान विलंब से होगी। शनि
परेशानी नहीं देते लेकिन विलंब करवाते हैं। तो शनि डिले करवाएंगे संतान होने में। मित्रवत दृष्टि है लेकिन डिले करना शनि का मूल स्वभाव है, तो डिले करवाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के दसम भाव की तरफ। कई सारे योग और दोष आपके दसम भाव में बन रहे हैं। शनि का भाव बनता है सूर्य, राहु, बुध और शुक्र यहां पर विराजमान है। शुक्र यहां पर अस्त है। यहां पर सूर्य राहु का ग्रहण दोष बन रहा है, सूर्य बुध का यहां पर बुधादित्य योग बन रहा है और बुध राहु का यहां पर जरत्व नामक दोष बन रहा है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर सूर्य की। सूर्य इस कुंडली में कौन है देखा जाए तो वो यहां पर सुखेश है। इस कुंडली में सूर्य भले ही केंद्र स्थान का स्वामी ग्रह है लेकिन उसको हम योग कारक नहीं कहेंगे। योग कारक नहीं कहेंगे क्यों? क्योंकि वो शुक्र के मित्र नहीं है, लेकिन उनको भाव अच्छा मिला है तो एक समग्रह कहलाएंगे। पोजीशन भी मैं मानता हूं कि अच्छा है सूर्य का, दसम भाव में वो दिग्बली हो जाते हैं। शनि के साथ तात्कालिक मैत्री में भी है सूर्य, तो सूर्य काफी हद तक आपको लाभ करवा देंगे। सरकारी नौकरी आप चाहती हैं, आपको ये दिलवा सकते हैं, सरकारी नौकरी ये दिलवा सकते हैं। 25 डिग्री का सूर्य है, मृत अवस्था का है, बल कम हो गया। इसके अलावा यही सूर्य देखिए अभी जो बहुत अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर मैंने बताया था कि शनि की दृष्टि पड़ना, राहु के साथ बैठे हुए हैं तो यहां पर ग्रहण दोष। अब सरकारी नौकरी लगने में परेशानी और विलंब, बाधा, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी ला सकते हैं ये, पिता के साथ संबंध खराब कर सकता है ये, आपके कॉन्फिडेंस को कम कर सकता है ये, मान सम्मान को कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्षति पहुंचा सकता है ये, तो ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर शनि ने भी सूर्य को देखा, वीक पॉइंट, शनि की राशि में है सूर्य, वीक पॉइंट, और राहु ने ग्रहण दोष बनाया, ये तो सबसे बड़ा वीक पॉइंट। तो करियर भी ये जो है थोड़ी सी बाधा परेशानी आपको दे सकता है, उसका ध्यान रखेंगे। दिग्बली है सूर्य तो उपाय कर लेंगे तो थोड़ा बहुत सूर्य आपको बहुत ज्यादा लाभ दे जाएगा करियर में। यहां पर देखा जाए मृत अवस्था के हैं, दृष्टि का बल बहुत नहीं होगा, लेकिन मान के चले आपको बताने के लिए मैं बता देता हूं कि सूर्य की दृष्टि थोड़ी बहुत भी बल के साथ यदि चतुर्थ भाव को देखे तो काफी हद तक सुखों में वृद्धि कर देगा। अपनी दशांत दशा में आपको प्रॉपर्टी, मकान, इन सब का सुख ये देने वाले होंगे। बुध के ऊपर चलते हैं। बुध और सूर्य का बुधादित्य योग बन रहा है करियर के लिए, ये बहुत अच्छी स्थिति है। 5 डिग्री का बुध है, यहां पर बाल अवस्था का है ये बुध। आप चाहें तो बुध को बल दे सकती हैं। बुध इस कुंडली में कौन है तो वो आपके शिक्षा, संतान और धन भाव के, वाणी भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। इस कुंडली का अत्यंत ही योग कारक ग्रह है बुध। जैसे शनि योग कारक था वैसे ही बुध योग कारक है, लेकिन शनि की योग कारकता भंग हो गई क्योंकि वो अष्टम भाव में चले गए। शनि की योग कारकता भंग हो गई। अब हम शनि को योग कारक इस कुंडली के अनुसार नहीं कह सकते, लेकिन बुध यहां पर योग कारक है, तो बुध को पावर आप दे सकते हैं इसके रत्नों को धारण करके, वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। यहां पर 5 डिग्री का बुध है, इसको बल देने से धन का बहुत ज्यादा ये लाभ दे देगा। एक प्रकार से धन योग ऑलरेडी यहां पर ये बन रहा है बुध का। क्यों बन रहा है धन योग? क्योंकि धन भाव का स्वामी ग्रह करियर भाव में आकर के विराजमान है, तो ये आपको धन देने के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। संतान भाव से देखें, शिक्षा संतान भाव से देखें तो यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बुध बैठा हुआ है, बहुत ही अच्छी स्थिति है। तो बुध को बल देंगे, करियर में बहुत लाभ मिलेगा, संतान सुख में वृद्धि हो जाएगी और धन का भी ये विशेष लाभ करवा देंगे क्योंकि ऑलरेडी धन योग ये बना करके बैठा हुआ है, तो बढ़िया स्थिति है। बुध की दृष्टि जाएगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, ये भी आपको प्रॉपर्टी में, मकान में, सुखों में वृद्धि कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, राहु के ऊपर चलते हैं। 10 डिग्री का राहु है, 50% के आसपास बलाबल है राहु के पास, और यहां पर राहु ने काफी हद तक सूर्य को तो ये काफी हद तक ये थोड़ा बहुत डैमेज करेंगे। और यहां पर जो राहु बैठा हुआ है बिजनेस में इंटरेस्ट दिलवा सकता है। यहां पर बैठा हुआ राहु, राहु कैसा परिणाम देगा तो जिसके साथ बैठा है वैसा परिणाम देगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके घर में बैठा है वैसा परिणाम देगा। तो बैठा हुआ है ये शनि के भाव में और शनि जाकर के अष्टम भाव में बैठ गए, तो ये एक वीक पॉइंट बनता है। हालांकि शनि की दृष्टि जो पड़ रही है दसम भाव के ऊपर, वो अपने घर को खराब नहीं होने देंगे। तो यहां पर यदि ग्रहण दोष को आप ठीक कर लीजिए तो यहां पर बैठा हुआ राहु कोई विशेष नुकसान आपको नहीं करेगा, बल्कि यहां पर बैठा हुआ राहु, इसकी जो दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ेगी, धन कमाने में ये आपको लाभ दे जाएगा। उच्च की दृष्टि पड़ेगी, एक से ज्यादा सोर्सेज से आपको धन आ सकता है। वाणी का ध्यान रखें, वाणी का आपको ध्यान रखना है। और यहां पर बैठा हुआ जो राहु है ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा धन का लाभ करवा सकता है। राहु की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव के ऊपर, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सुखों में थोड़ी ये कमी कर देगा। देखिए यहां पर राहु की दृष्टि मटेरियलिस्टिक सुखों में कमी नहीं करेगी, प्रॉपर्टी चाहिए, मकान चाहिए, वाहन चाहिए, सब कुछ दिलवाएगा, लेकिन घर में कलह की स्थिति ये दे सकता है। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे स्थान के ऊपर, शत्रुओं के ऊपर ये विजय दिलवाएंगे, कॉम्पिटिशन में सफलता दिलवाएंगे, तो ये भी दृष्टि इनके लिए शुभ है। शुक्र, यहां पर शुक्र बैठा हुआ है, अस्त है शुक्र, राहु के साथ है, सूर्य के साथ है, बुध के साथ है, तो बुध और शुक्र एक साथ बैठे हुए तो लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है, और दोनों योग कारक है, तो करियर में ये आपको लाभ दे जाएगा। लेकिन शुक्र अस्त का है तो पावर बहुत कम हो गई है शुक्र के पास।
19 डिग्री का तो है, लेकिन अस्त का है, चूंकि सूर्य 25 डिग्री के हैं, शुक्र 19 डिग्री के हैं, तो बल बहुत कम हो गया है शुक्र के पास। यहां पर जो शुक्र अस्त का है ये मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। ये आपके लग्नेश भी हैं, इनका अस्त का होना डिसीजन लेने में आपको परेशानी दे सकता है, स्वास्थ्य की कहीं ना कहीं परेशानी दे सकता है। तो शुक्र को बल दें, शुक्र को बल देंगे बहुत लाभ हो जाएगा। तो शुक्र को बस बल दीजिए। बैठा हुआ ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसके पास बल बहुत कम हो गया है क्योंकि ये अस्त के हैं। बल देंगे शुक्र को, बहुत लाभ देखने को मिलेगा। शुक्र अस्त का है, दृष्टि नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं चंद्रमा के ऊपर। 12वें घर में चंद्रमा 0 डिग्री के साथ बैठा हुआ है। मन भटकता है आपका, इमेजिनेशन में रहता है मन। और यहां पर जो चंद्रमा बैठा हुआ है, केतु की दृष्टि, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही इस चंद्रमा के ऊपर, बल्कि केतु की दृष्टि पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये मन को थोड़ा पीड़ित कर देते हैं। मन कई बार जो है आपका यहां वहां भागता रहता है। वैसे ही 12वें घर में चंद्रमा जाकर के विराजमान है। धन का थोड़ा खर्च करवा सकता है यहां बैठा हुआ चंद्रमा, विदेश की यात्राएं करवा सकता है चंद्रमा। और यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा इमेजिनेशन पावर में वृद्धि कर देते हैं। यहां पर चंद्रमा कौन है इस कुंडली में? तीसरे भाव, साहस पराक्रम, कम्युनिकेशन भाव और छोटी मोटी यात्राओं के भाव का स्वामी ग्रह विदेश भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो खूब सारी विदेश की यात्राएं ये चंद्रमा आपको दे सकते हैं। मन कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ भी आपका बढ़ सकता है, क्योंकि चंद्रमा केतु की नक्षत्र में है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आप सन्यासी बन जाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि चंद्रमा की दशा अंत दशा चलेगी तो मन में कहीं ना कहीं अध्यात्म के प्रति रुचि आएगी। चाहे वो रुचि ध्यान करने में हो, ऐसी पुस्तकें पढ़ने में हो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ध्यान ये उस तरफ आपका लेकर के जाएगा। चंद्रमा की दृष्टि नाम मात्र की भी नहीं होगी, क्योंकि 0 डिग्री का ये चंद्रमा है। तो दृष्टि का बल बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाएगा इसकी दृष्टि का बल। चलिए प्रश्नों पर जाने से पहले जो है दशाओं के ऊपर चलते हैं। फिलहाल आपको सूर्य की महादशा चल रही है, जो कि 16 जनवरी 2022 तक चलेगी। ये समय है जीवन में सुख भोगने का, ये समय है जीवन में करियर बनाने का, और करियर में आप आगे बढ़ सकती हैं। सूर्य में बुध की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 9 सितंबर 2020 तक चलेगी। जबरदस्त समय चल रहा है करियर के हिसाब से देखा जाए तो 9 सितंबर 2020 तक का समय बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। चलिए प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। विवाह हुआ है इसी वर्ष जनवरी में, और विवाह कैसा रहेगा आगे? विवाह आपका बढ़िया रहेगा निश्चित रूप से। मुझे याद है कि आपका कुंडली मिलान किया गया है। शुक्र को अच्छा कीजिए, एक ही सलाह दूंगा, शुक्र को बेहतर करिए, कोई परेशानी नहीं आएगी। शुक्र आपका डैमेज है थोड़ा, तो ये परेशानी देगा, ये थोड़ी मोड़ी परेशानी आपको दे सकता है। मंगल की दृष्टि पड़ रही है कुंडली के 7वें भाव के ऊपर, अपने ही घर को देख रहा है, अनबन देगा थोड़ी बहुत, विवाह नहीं टूटने देगा। विवाह आपका बढ़िया रहेगा, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और यहां पर यदि आप शुक्र को बेहतर कर लेती हैं, विवाह आपका बढ़िया रहेगा। ब्यूटी लाइन में कोर्स किया है, ब्यूटी लाइन सीधा सीधा संबंध है इसका शुक्र से। काम भी किया है, ग्रेजुएट हूं, फिलहाल विवाह के समय मैंने जॉब छोड़ दिया, क्या इसी लाइन में काम करना चाहिए? शुक्र को बल दे दीजिए, मैं उपाय बता दूंगा। शुक्र को बल दे दीजिए, यही क्षेत्र आपके लिए अच्छा नहीं बेस्ट है, ये क्षेत्र आपके लिए बेस्ट है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन शुक्र को आप बलवान कर लीजिए। इसके अलावा आपने पूछा कि क्या कोई और कार्य करना चाहिए। यदि इसके अलावा आपके मन में कहीं से भी कोई और कार्य करने की इच्छा है तो एक ही कार्य करिए जो कि आपको ऐसा ही या इससे भी बेहतर लाभ दे सकता है, वो है टीचिंग का फील्ड। वो है टीचिंग का फील्ड। आप किसी भी तरीके से टीचिंग के फील्ड में जुड़ती हैं, जबरदस्त आप लाभ उठा सकती हैं। क्यों? क्योंकि गुरु लग्न में बैठा हुआ है, पंचम भाव को देख रहा है, एजुकेशन। ठीक, सूर्य 10वें भाव में, वो भी एजुकेशन से जोड़ते हैं। सूर्य और बुध का 10वें भाव में बैठना, बुधादित्य योग बनाना, करियर भाव में लाभ दे जाएगा। एजुकेशन के फील्ड से भी जुड़ती हैं, टीचिंग के फील्ड से जुड़ती हैं, लाभ दे जाएगा। शुक्र के फील्ड में आपने काम किया हुआ है, शुक्र के फील्ड में ही काम करना चाहती हैं, वो भी बढ़िया है। शुक्र को थोड़ा बल दे दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। अभी आपने बताया कि आपने फिलहाल जॉब छोड़ दिया है, मैं आपको एक समय बताता हूं, जनवरी 2021 के बाद आप ट्राई करिए इसी क्षेत्र में। चाहे तो आप बिजनेस कर लीजिए खुद से ही, मतलब खुद का ही काम स्टार्ट कर लीजिए, अन्यथा आप दोबारा जॉब प्रारंभ करिए। जनवरी 2021 से योग बहुत ही जबरदस्त है। फाइनेंस कैसा रहेगा? देखिए धन योग बना हुआ है कुंडली में, तो ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बुध को बलवान कर लीजिए, उपाय मैं बता दूंगा। आपका फाइनेंस अच्छा नहीं बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके बाद उन्होंने पूछा है घर लेने का योग। देखिए सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य आपके जो है 4th हाउस, जहां से हम प्रॉपर्टी को देखते हैं, मकान सुख, वाहन सुख, भूमि का सुख, उसी के स्वामी ग्रह सूर्य की आपको महादशा चल रही है। तो ये समय है आपको प्रॉपर्टी लेने का, आप चाहें ले सकती हैं। इसमें भी जनवरी से आपको विशेष लाभ मिलेगा। अभी जो समय चल रहा है ये आपको लाभ देने वाला है, आगे भी गोचर आपको लाभ दे जाएगा। तो अगले 2 वर्ष में आप चाहें प्रॉपर्टी लेना, आप प्रॉपर्टी ले सकती हैं, कहीं कोई परेशानी मुझे नजर नहीं आती है।
संतान योग के बारे में इन्होंने पूछा है। संतान का योग अच्छा है, बुध को बलवान करिए, बहुत जबरदस्त स्थिति आपको देखने को मिलेगी। संतान कब होगी यदि आप ये पूछना चाहती हैं तो अभी जो है आपको बुध की अंतर्दशा चल रही है। कब तक? तो 9 सितंबर 2020 तक। तो कुछ योग तो बने हुए हैं 9 सितंबर 2020 तक संतति होने के। यदि फिलहाल नहीं तो कहीं ना कहीं जो है गुरु का गोचर भी आपको सपोर्ट कर जाएगा। गुरु जब यहां पर गोचर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो है अभी भी आपको संतति होने का योग बना हुआ है। आप इस वर्ष तक चाहें तो संतान के लिए आगे बढ़ सकती हैं। आपको लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। आपको लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यदि इस वर्ष नहीं होता है तो अगले वर्ष भी योग बनते रहेंगे, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपको बुध की अंतर्दशा चल रही है तो 9 सितंबर 2020 तक अच्छे योग बने हुए हैं। चलिए, इसके बाद इन्होंने पूछा है कि ससुराल पक्ष से कोई परेशानी तो नहीं होगी। देखिए, मेरे अनुसार कोई खास परेशानी तो मुझे नजर नहीं आ रही कि ससुराल पक्ष से कोई खास परेशानी हो। हालांकि शनि वहां पर बैठे हुए हैं तो रिश्तों को संभाल करके नाप तौल करके चलेंगी तो बढ़िया रहेगा। रिश्तों को संभाल करके नाप तौल करके चलेंगी तो ही बढ़िया रहेगा। अदरवाइज कोई बहुत बड़ी परेशानी हो जाए, इसके योग कम नजर आते हैं मुझे। इसके योग कम नजर आते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि नाप तौल करके चलिएगा? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शनि बैठा हुआ है यहां पर और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। शनि और मंगल संघर्ष, तो मंगल की दृष्टि की वजह से विवाद हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं। और शनि वहां बैठा हुआ है तो जल्दी विवाद सॉल्व नहीं होगा। तो कोशिश करें कि ससुराल पक्ष के साथ कोई मतभेद परेशानी ना खड़ी हो। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप थोड़ा बहुत अपने विचारों में ठीक रहेंगी, संभल करके बातचीत करेंगी, आपका वाणी भाव अच्छा है, संभल करके बातचीत करेंगी, कोई ऐसी परेशानी मुझे नजर नहीं आती है। फिलहाल दशा वगैरह कोई खराब नहीं चल रही है आपकी, तो बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उन्होंने पूछा हमारा बाहर जाने का प्लान है, कैसा रहेगा और इसके योग कब है? विदेश आप जाना चाहती हैं। मैंने बताया कि चंद्रमा जो बैठे वो विदेश की यात्राएं आपको बहुत सारी करवा सकते हैं। अब विदेश सेटलमेंट की जहां तक बात है, उसमें आपका जो नवमांश चार्ट है वो काफी हद तक आपको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहां पर जो कुंडली देखते हैं, यहां भी आपको सपोर्ट कर रहा है चंद्रमा, वहां पर बैठना चंद्रमा का, वो आपको विदेश लेकर के जा सकता है। अब विदेश में यदि आप सेटल होना चाहती हैं तो उसके लिए मैं आपको वो समय बता देता हूं कब आपको निकलना चाहिए। देखिए, इसी वर्ष सितंबर के बाद केतु की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी। सूर्य में केतु की अंतरदशा आएगी और मैंने आपको बताया था कि केतु की जो नवम दृष्टि है वो विदेश भाव के ऊपर जा रही है। तो आप चाहें तो नवम जो है सितंबर 2020 के बाद आप विदेश जा सकती हैं, उसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं है। और जहां तक बात है कि आप सेटल होना चाहती हैं तो सेटलमेंट के कोई बहुत जबरदस्त योग आपकी कुंडली में नजर, D1 चार्ट में नजर नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल आपके D9 चार्ट में विदेश से लाभ और वहां पर सेटलमेंट के योग हैं, क्योंकि 12वें घर में वहां पर जो है जो विदेश का भाव होता है वहां पर उच्च का शुक्र बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यदि आपके पति की कुंडली में कुछ अच्छे योग हुए तो आप निश्चित तौर पर विदेश में सेटल हो सकती हैं। हालांकि ये जो दशा है, सूर्य की दशा, ये विदेश जाने में आपको कोई बहुत ज्यादा सहायता नहीं कर रही। लेकिन सूर्य में जब केतु आएगा आप प्रयास करेंगे, यदि आपके पति की कुंडली सपोर्ट कर जाएगी आप जा सकती हैं। सूर्य की दशा के बाद चंद्रमा की जो महादशा आपको आएगी 10 वर्षों के लिए। चंद्रमा देखिए विदेश भाव में ही है, तो विदेश जाने का जो वो है वो बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएगा योग। तो सूर्य की महादशा के बाद जो चंद्रमा की महादशा आएगी वो आपको विदेश में बहुत लाभ भी देगी और विदेश की ढेर सारी यात्राएं भी करवाने वाली होगी। तो परेशानी बहुत ज्यादा नहीं है, नवमांश कुंडली सपोर्ट कर रही है। हाँ, परमानेंट सेटलमेंट चाहते हैं वहां पर 2 वर्षों के बाद ही हो पाएगा, बहुत जल्दी वहां पर परमानेंट सेटल आप नहीं हो पाएंगे। इसके बाद इन्होंने पूछा है मेरा और पति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, पति के स्वास्थ्य के लिए तो पति की ही कुंडली देखेंगे, यहां पर उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई बहुत बड़ी परेशानी नजर नहीं आती है। आपके स्वास्थ्य की जहां तक बात है, एक ही सलाह दूंगा, शुक्र को बल दे दे, ऐसी कोई परेशानी जैसी स्थिति नजर नहीं आ रही है कुंडली में, बस शुक्र को बलवान करें। इसके अलावा इन्होंने पूछा है कि क्या मेरे ऊपर 7.5 चल रही है। बिल्कुल भी नहीं, आपके ऊपर फिलहाल कोई 7.5 और शनि की ढैया नहीं चल रही है। इन्होंने बताया कि इनको किसी ने बताया कि इनके ऊपर 7.5 चल रही है। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो है शनिदेव मकर राशि से गोचर कर रहे हैं, तो 3 राशि वालों के लिए 7.5 चल रही है। किनके लिए? तो धनु राशि वालों के ऊपर 7.5 चल रही है, मकर राशि वालों के ऊपर 7.5 चल रही है और साथ ही साथ कुंभ राशि वालों के ऊपर 7.5 चल रही है। आपकी कौन सी राशि है? मैंने बताया था कि आपकी राशि मेष है, तो मेष राशि वालों के ऊपर अभी फिलहाल कोई भी 7.5 या इवन शनि की ढैया नहीं चल रही, तो बेफिक्र रहें आप। और आखिरी प्रश्न है इनका कि मेरा गोल्डन पीरियड या गोल्डन डेज कब से प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, ये जो समय है ये कहीं से भी खराब नहीं है। अब गोल्डन डेज आप किसको कहती हैं मुझे नहीं पता, ये समय कहीं से भी आपके लिए बुरा तो नहीं है।
ये समय अच्छा है, करियर में खूब ऊंचाइयां छूइए, प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहती हैं, सुख उठाना चाहती हैं, उसके लिए भी समय अच्छा है। चंद्रमा की दशा में विदेश चली जाएंगी, ज्यादा प्रोग्रेस होगा। सूर्य की दशा में कम प्रोग्रेस है विदेश में, लेकिन चंद्रमा की दशा में ज्यादा प्रोग्रेस है आपका विदेश में। तो समय तो कहीं से भी खराब नहीं है, अच्छा समय चल रहा है आपका, समय बढ़िया चल रहा है आपका। इसको लेकर के कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए उपाय के ऊपर चलते हैं। उपाय बताने से पहले जो है इनके नवमांश कुंडली के ऊपर मैं दृष्टि डाल देता हूं। इनकी नवमांश कुंडली देखी जाए तो वो बेहतर है। शुक्र जो है यहां पर, जो शुक्र थोड़े वीक नजर आ रहे हैं, वो शुक्र वहां पर उच्च की राशि में विराजमान है 12वें घर में, काफी हद तक वैवाहिक सुखों में ये लाभ देगा। शुक्र को बस बल दे दें। जो उपाय मैं आपको देने वाला हूं उस उपाय से शुक्र को बलवान कर लीजिए, विवाह का सुख आपको अच्छा देखने को मिलेगा। शनि भी वहां पर स्वग्रह माफ करिए मित्र क्षेत्र में बैठा हुआ है, मित्र की राशि में बढ़िया स्थिति है। राहु 10वें भाव में ही है, बिजनेस में लेकर के जा सकता है राहु, आज नहीं तो कल आपको। और बाकी ग्रहों की भी स्थिति बढ़िया है। गुरु मंगल का पारिजात योग यहां पर भी बन रहा है। तो आपकी जो D9 कुंडली है वो बढ़िया है। और बेसिकली शुक्र जो वहां पर उच्च की राशि में बैठे हुए हैं, ये सबसे अच्छी बात है आपके नवमांश कुंडली की। तो मुझे कहीं से भी कोई परेशानी नजर नहीं आती है D9 चार्ट में। उपाय जो कि D1 चार्ट के अनुसार मैं आपको दे रहा हूं, उन उपायों को करेंगे, बहुत ही ज्यादा लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। आप उपाय नोट डाउन कर लीजिए। प्रथम उपाय है, नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देना है। गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करें, समय है तो 108 बार करें। सूर्य राहु ग्रहण दोष निवारण पूजा जरूर करवा लें, ताकि करियर में परेशानी ना हो, मान सम्मान में कभी कोई क्षति ना आए और आपको विशेष लाभ हो। तो सूर्य राहु ग्रहण दोष निवारण पूजा संभव हो तो करवा लीजिए। अगला उपाय है आपके लिए ओपल, शुक्र का रत्न है ये ओपल रत्न, 7 सवा 7 रत्ती का ओपल अपने दाहिने हाथ की प्रथम उंगली इंडेक्स फिंगर में धारण करेंगी, चांदी की अंगूठी में, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की प्रातः काल को। आपको ओपल जरूर जरूर और जरूर धारण करना है। अगला उपाय है पन्ना। ओपल प्राथमिकता है आपकी, उसके बाद चाहे तो पन्ना भी आप धारण कर सकती हैं। पन्ना 7.25 रत्ती का पन्ना आपको धारण करना है। इसे आप चांदी अथवा सोने में बनवा सकती हैं और इसे आप अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण करेंगी। कब? तो शुक्ल पक्ष के बुधवार की प्रातः काल को। अगला उपाय है आपके लिए, नित्य हनुमान चालीसा एवं बजरंग बाण का पाठ करेंगे। हनुमान चालीसा एवं बजरंग बाण का पाठ करने से आपके मैरिटल लाइफ में आपको लाभ दिखने को मिलेगा, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, इसके अलावा भाग्य आपका साथ देगा, करियर में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो यहां पर हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होने वाला है। और आखिरी उपाय है आपके लिए, नित्य ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का 3 माला जाप करेंगी। इससे आपके मैरिटल लाइफ में लाभ देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, करियर में भी आपको जबरदस्त लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ उपाय हैं जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। यदि आपका मन बहुत भटके तो शिव जी की पूजा आराधना करिए, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाइए, उससे भी आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन बेसिकली यहां पर जो मैंने आपको 4 से 5 उपाय दिए हैं, उन उपायों को आपको प्राथमिकता देनी है और जरूर करना है। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 29 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सबको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।